See the mommy won't stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. जहां तक डीएनए का ताल्लुक है, ये आप सब समझते हैं कि आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी इनकी इस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस और सिविल जस्टिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जब इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बतौर तालिब इल्म हमें होनी इंतहाई ज़रूरी है। जो कुछ मेरे पास है नॉलेज इससे बहुत ज़्यादा है, ये टीनी है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आप पढ़ेंगे, ये फूड फॉर थॉट है और आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा। डीएनए है क्या, ये इस पे थोड़ा सा, ये ह्यूमन बॉडी के सेल्स में से एक ऐसी चीज़ है जो आपके पेरेंटल मटेरियल से आगे ट्रांसफ़र होती है, जिसमें आपका सब कुछ है, आपका जेनेटिक कोड है, जेनेटिक मार्कर है, और ये 99.9% ह्यूमन के बाकी सब चीज़ें एक जैसी हैं, लेकिन 0.1% जो ये डीएनए है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड इसे कहते हैं साइंसी ज़बान में, ये एक 0.1% जो है वो इतना डिफरेंस है कि ये एक से दूसरे का नहीं मैच कर सकता। और इसका जो मैच करने का तरीका है, वो कहते हैं कि दुनिया में आउट ऑफ 60 बिलियन पीपल कोई एक दूसरे से मैच कर सकता है, या ट्विन्स जो बच्चे हैं वो उनका एक दूसरे से मैच कर सकता है। वो रीज़न ये है कि चूँकि आप समझते हैं कि सेल्स हैं, स्पर्म्स हैं, डीएनए है, और जो स्पर्म्स हैं जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स जहाँ पे ये पेरेंटल कपल बनते हैं, उनका जो तरीकाकार है वो कुछ इस तरह है कि माँ की तरफ से 2 XX क्रोमोसोम होते हैं, बाप की तरफ से X और Y क्रोमोसोम होते हैं। जब XX मिलेंगे तो बेटी होगी, XY मिलेंगे तो बेटा होगा। ये क्रोमोसोम चूँकि बेटा या बेटी का पैदा होना, ये भी साइंस ने बता दिया है कि ये बाप पे मुकम्मल तौर पे मुंतबिक है बाप के साथ, कि उसके XY क्रोमोसोम के साथ है, माँ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इसकी अदरवाइज ज़बान है जो साइंटिफिक है, बायोलॉजिकली हम इसको इतना हमारे समझने की ज़रूरत नहीं है, ये साइंस के तालिब इल्म इसको बहुत ज़्यादा समझते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत ये है कि आया डीएनए का रोल क्या है, डीएनए क्रिमिनल केसेस में क्या रोल है, सिविल केसेस में क्या रोल है। क्रिमिनल और सिविल की जो क्लासिफिकेशंस है, एक तो इसमें सबसे पहले ये इस्तेमाल हुआ था कि पेरेंटल या मैटरनिटी रोल जो है, बाज़ औक़ात केसेस में कहते हैं कि ये हमारा बच्चा ही नहीं है, या उसकी वल्दियत से इनकार होता है, तो इसके लिए इसका रोल बहुत ज़्यादा है कि डीएनए करवाने के बाद ये पता चलता है कि ये उनका बच्चा है या नहीं। लेकिन इस पर हमारा कानून क्या कहता है, कानून शहादत में सेक्शन 128 है, और वो कहता है कि कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो मियाँ बीवी की शादी होना ही काफ़ी है, और इसके लिए अदालतें इसको किसी किस्म की एप्रिसिएशन नहीं देती, डीएनए से अवॉइड करती हैं, चूँकि किसी का बास्टर्ड होना सोसाइटी के लिए और उसके अपने के लिए, उसके फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसमें अदालतें आसानी के साथ डीएनए नहीं करवाती, और ना ही मसलन कोई भी अपने किसी मेंटेनेंस के केस में ये कहे कि ये मेरा बेटा नहीं है, तो इसके लिए ये मुमकिन नहीं है। उसकी प्रजम्पशन और कंक्लूसिव प्रूफ ये है, और वो कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पे जो हिस्सा है ये मैं आपके सामने अर्ज करता जाऊँ। 128 जो है, ये बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ legitimacy, the fact that any person was born during the continuance of valid marriage between his mother and any man not earlier than the expiration of 6 lunar month from the date of marriage or within 2 years after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is legitimate child of the man unless, अब आगे प्रूव यही है, unless the husband has refused or refuses to own the child. Second, the child was born after the expiration of 6 lunar month from the date on which the woman had accepted the period of iddat had come to the play. An answer shall apply to non-Muslim if it is inconsistent with his faith. तो ये इसके लिए ये कहते हैं कि 128 के मुताबिक बाज़ औकात ज़रूरत पड़ती है, ये फर्स्ट केस जिसमें बच्चे का माँ के साथ उसकी वल्दियत को चेक करने के लिए जो दुनिया में हुआ था, वो मैं आपके सामने अर्ज कर दूँ। उसमें क्या था, इमिग्रेशन का मैटर था।
फर्स्ट केस उसमें इसी तरह चेक किया गया और वो घाना का था, डीएनए प्रोफाइलिंग का, और उसमें ये था कि औरत जो थी वो यूके में जाना चाहती थी, यूके की थी, घाना में जाना चाहती थी, और अथॉरिटीज़ रिफ्यूज़ कर रही थी उसके बाद उसके बच्चे को ले जाने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये डॉक्टर जेफरी है, उन्होंने ये उसका डीएनए किया और ये वो कहते हैं वहाँ ये डिटरमिन किया गया कि 4 बिलियन 6 ज़रब 10 4 बिलियन में से ये एक है कि जिसकी इक्वलिटी हो सकती है, वो नहीं हो सकती, और फिर उसकी माँ को जाने के लिए इजाज़त दे दी गई थी। ये फर्स्ट केस जो घाना में हुआ, घाना और यूके का था। और इसके बाद जो है फर्स्ट क्रिमिनल केस ये इंग्लैंड में हुआ। ये 15 साल की बच्चियां थी, 2 के साथ रैप हुए, और रैप होने के बाद उनके सीमन डीएनए के लिए प्रिजर्व कर लिए गए, और बहुत अरसे के बाद आफ्टर 17 ईयर पुलिस ने उनके डीएनए किसी एक वहाँ पे चौकीदार थे या जो कि वहाँ पे वॉचमैन थे उनके साथ टेस्ट करने के बाद अल्टीमेटली उसने कन्फेस किया जो अनसीन अकरेंस है, तो फिर ये वहाँ पे उसकी पनिशमेंट हुई। और इसी तरह फर्स्ट क्रिमिनल जो वर्ल्ड में है वो केस 1985 में स्कॉटलैंड पुलिस में हुआ। ये 43 ईयर एज हैंडीकैप औरत थी जिसके साथ रैप किया गया, और उसका भी इसी तरह डीएनए के साथ चेक करने के बाद उसको भी इसमें कन्विक्शन हुई। अब देखना ये है कि ये क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस में फ़र्क क्या है। सिविल में 3-4 हैं, एक तो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है, इमिग्रेशन है, वल्दियत चेक करना है, थर्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ चाइल्ड, जैसे हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के बच्चे किसके हैं, कौन क्लेम कर रहा है, फोर्थ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडीज़, जहाँ डिस्ट्रक्शन हो जाती है मासेज में या कोई एयर क्रैश में हो जाती है या कहीं आग लग जाती है, बम ब्लास्ट हो जाते हैं, और फोर्थ जो है वो इनके मुताबिक जो क्रिमिनल हैं वो क्रिमिनल के लिए क्या क्या चीज़ें क्रिमिनल केसेस में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ कन्विक्शन सेक्सुअल ऑफेंसेस है, रिकवरी ऑफ मर्डर केसेस हैं, एप्लीकेशन एंड फॉरेंसिक मेडिसन है उसमें इसकी एप्लीकेशन है, डिस्ट्रॉयड बॉडीज़ में है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स ऑफ ह्यूमन रिमेन्स है। तो इन 2 चीज़ों में सिविल के क्रिमिनल की जो कैटेगरीज हैं इनमें डीएनए का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अब डीएनए जैसे पहले आपसे अर्ज़ किया है कि ये एक्सेप्ट ब्लड सेल ये बॉडी के हर हिस्से में पाया जाता है, और ये कापी है, ये जेनेटिक मटेरियल है, और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ड्राई मैटर में भी ये अवेलेबल है, और ये 7000 साल तक आपकी हड्डियों में, आपके किसी बॉडी के हिस्से में ये अवेलेबल है। और वो अब जो साइंस कहती है कि 7000 ईयर पहले की भी अगर कोई डेड बॉडी या कोई चीज़ मिली है तो वो इसके ज़रिए उनको क्लोन भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। अब इसमें जो सैंपल हैं वो सैंपल जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक जो सीमन ग्रुपिंग के लिए है, सीमन डीएनए के लिए है, इनका जो प्रोसीजर है वो हमारे लिए भी अहम है, पुलिस के लिए भी अहम है, और इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए भी अहम है। क्योंकि अगर क्राइम सीन से क्या क्या चीज़ ली जाती है, कैसे ली जाती है, ये अगर प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व की जाए, प्रिजर्व करके ऑनवर्ड ट्रांसफ़र की जाए, और पहले तो इसमें इस हद तक तरक्की नहीं थी, लेकिन अब आपकी जो पंजाब में या फेडरल लेवल पे जो फॉरेंसिक लेबॉरेटरीज़ बनी हैं ये वर्ल्ड की फर्स्ट क्लास लेबॉरेटरीज़ हैं। ये पिछले कई सालों से काम कर रही हैं। इसमें अगर कहीं कोई फ्लॉज आते हैं तो वो ये है कि जो क्राइम सीन है, जहाँ वहाँ पे लोकेशन है जहाँ पे कोई इलीगल एक्ट हुआ है, जहाँ पे कोई किसी एरिए में फिज़िकल एविडेंस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे क्राइम सीन की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है कि वहाँ से प्रिजर्व कैसे करते हैं। कुछ तो बायोलॉजिकल मटेरियल है और कुछ अदरवाइज मटेरियल है जिसमें फ़ोटोग्राफी लेते हैं, स्केचिंग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, फिर बायोलॉजिकल एविडेंस जिसमें ट्रेस एविडेंस है, हेयर मिलते हैं, कोई नेल्स मिलते हैं, बॉडी में से भी जो आपकी बॉडी के जिस्म से, जैसे हमने कपड़े पहने हैं तो इसमें कोई ना कोई चीज़ हमारी जिल्द से भी रेजिड्यू ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन उनको फिर तैयार करना, उनको प्रिजर्व करना, ये अभी तक हमारी जो ये एजेंसीज़ हैं ये इस हद तक वेल इक्विप्ड पुलिस नहीं है। इसलिए नहीं है कि इनके पास टेक्नीशियन नहीं है, मेडिकल टेक्नीशियन नहीं है, ये इनको प्रिजर्व प्रॉपर तरीके से करती नहीं है। अगर ये कर लें, वहाँ से क्राइम सीन से किसी भी जुर्म की अगर इब्तदा शुरू हो तो वो मुमकिन भी नहीं है कि रियलिटी सामने ना आए, ट्रुथ सामने ना आए। ये जितने भी इनोसेंट पर्सन हैं वो इससे वैसे बचेंगे, और जो कल्प्रेट हैं, जो ऑफेंडर हैं, रियल ऑफेंडर हैं, वो किसी भी तरह इनसे
नहीं बच सकेंगे। अब इस पे जो एप्लीकेशंस हैं काफ़ी सारी, कि लॉ क्या कहता है कि ये ओपिनियन जो इनकी आएगी ये किस में आएगी, ये एक्सपर्ट ओपिनियन होगी। इसको कानून शहादत की 50 सेक्शन 59 के तहत हम इसको एक्सपर्ट कहेंगे, और उसकी जो डेफिनेशन है वो आप सब ने पढ़ी है। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन upon a point of foreign law or of a science, art, or as to the identity of handwriting or finger impression, or as to authenticity and integrity of electronic documents made by or through an information system, the opinion upon the point of person specially skilled in such law, science, or art, or in question as to identity of handwriting or finger impression, or as to the functioning, specification, programming, and operation of information system, आर रेलिवेंट फैक्ट, सच पर्सन आर कॉल्ड एक्सपर्ट। तो जो इनकी है, एक तो ये है कि ये एक्सपर्ट जितने भी हैं 59 में आएंगे। जैसे डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर जो हैं वो मेडिकल एविडेंस देते हैं, वो ऑफेंडर को नहीं डिटेक्ट करते, लेकिन डीएनए का काम ये है कि ये ऑफेंडर डिटेक्ट करता है। इससे पता चलता है कि एक्चुअल कल्प्रिट कौन है, ऑफेंडर कौन है। ये डीएनए और मेडिकल ओपिनियन में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन ये सारे एक्सपर्ट में फॉल करते हैं। अब इसके बाद इसी में ये मॉडर्न एविडेंस है, मॉडर्न डिवाइसेस है, तो इसके तहत जो आपको लॉ प्रोवाइड करता है सेकंड सेक्शन वो 164 है। 164 जो है वो भी यही कहता है कि इसकी इसमें अप्लीकेबिलिटी होगी और अप्लीकेबल ये पूरे कानून में होगा। अब डीएनए के लिए सेपरेट अभी तक कोई इस पे लॉ इंडिपेंडेंट नहीं बनाया उन्होंने, चूँकि जैसे पहले आप सब पढ़ चुके हैं कि एविडेंस क्या है। एविडेंस इंक्लूड्स, जिसमें हर चीज़ शामिल है। इन्वेस्टिगेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जब एविडेंस कलेक्ट की जाएगी तो पुलिस रूल भी परमिट करते हैं। चैप्टर 25 अगर पुलिस रूल आप पढ़ें तो उसमें भी है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए हर एक्सपर्ट की ओपिनियन, हर एक्सपर्ट की वो सपोर्ट पुलिस ऑफिसर ले सकता है। तो इस तरह जो इनकी रेलिवेंसी है 59, 128 और 164, और इसके बाद चैप्टर 25 जो पुलिस रूल्स का है, ये सारे क्राइम के लिए परमिट करते हैं कि वहाँ ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जा सकती हैं। अब देखना ये है कि अदालतें इनको किस तरह लेती हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड का, इस पे मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ जो कि अदालतों ने अब तक अपनी ओपिनियन दी है, राय दी है, वो इनमें उन्होंने इग्नोर किया है, और इग्नोर करने की रीज़न आपको बता दी है। मसलन ये इस पे 3-4 केस लाए हैं जो मैं आपको वो शेयर करूँगा। ये डीएनए टेस्ट नॉट परमिटेड इन व्यू ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डिनाइंग लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड वंस ओन चाइल्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड मेंटेनेंस द चाइल्ड फ्रॉम इनहेरिटेंस, इश्यूएंस ऑफ डायरेक्शन फॉर डीएनए टेस्ट वाज नॉट प्रॉपर। ये पीएलडी 2010 लाहौर 422 पेज है। और इसी तरह ये जुरिस्डिक्शन का भी इन्होंने किया क्वेश्चन, वेदर फैमिली कोर्ट इज टू jurisdiction until availability of DNA report, court cannot close its eyes to ground reality, prevailing circumstances as well as the conduct of scrupulous element। ये PLJ 2015 लाहौर सेक्शन 35 है। और चाइल्ड की वल्दियत के लिए इसी तरह PLD 2010 FSC 2012 है। तो ये सारी अथॉरिटीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो ये वल्दियत के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए, पेरेंटिटी डिसाइड करने के लिए ये अदालतों ने इसको डिसअप्रूव किया है। बाज़ औक़ात जितने भी अब तक केस ला आए हैं तो उन्होंने कहा है कि कंक्लूसिव प्रूफ 128 में है, लेकिन उसमें 2 कैटेगरी जो उन्होंने बता दी हैं उन कैटेगरी में ये फॉल करता है। थर्ड जो है कि ये मैरिज अगर है 20 to 80 डेज़ की मैरिज है तो उसमें इस्लामिक लीगल एंड मेडिकल प्रजम्पशन विद रिगार्ड टू द लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर 6 कैलेंडर मंथ और 280 डेज ऑफ मैरिज इल्यूसिडेटेड। ये PLD 2010 पिशावर है कि प्रजम्पशन जो है वो यही है कि वो उनका ही बेटा है, अदरवाइज कोई और मामलात ना हो। हाँ, ऐसे केसेस में जहाँ पे रेप हुआ है, सेक्स हुआ है और सेक्स और रेप हुआ है, और रेप होने के बाद औरत ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये तो लेजिटिमेट है ही नहीं, तो वहाँ पे उन्होंने आर्डर भी किए हैं और वहाँ पे DNA भी हुए हैं और कन्विक्शन भी हुई है। वो केसेस भी हैं, वो मैं आपके सामने वो शेयर करूँगा कि उन केसेस में अदालतों ने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो और है। वो उन केसेस में ये प्लेथोरा ऑफ केस लाज हैं, और इन सब से ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि ये एक केस ला आया है जिस पे DNA
पहले तो इतना इसकी उस लेवल पे अहमियत नहीं थी। एक रिमशा मसीह वाला केस था इस्लामाबाद का, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने वहाँ पे ये केस किया था, और उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म दिया था और मैंडेटरी करार दिया था कि ये डीएनए जो है रेप केसेस में हर सूरत होना चाहिए। अब अगर इस पर प्रॉपर लेजिस्लेशन ना भी हो तो वो जो केस ला सुप्रीम कोर्ट का है वो दैट इज़ सफिशेंट, चूँकि हम प्रेसिडेंट जो प्रिंसिपल पे हैं उनको पूरा हमारा सिस्टम उनको फॉलो करता है, और उस केस में यही हुआ था कि हर केस में डीएनए होना चाहिए। अब डीएनए ना होने की रीज़न्स क्या है और डीएनए होने के बाद नताइज प्रॉपर क्यों नहीं आते, वो आपके सामने कुछ चीज़ें मैं शेयर करूंगा, लेकिन वो अथॉरिटी आपके सामने मैं पेश करता हूं ताकि आपके इल्म में हो कि उसमें फाजिल अदालत ने जो होल्ड फरमाया है वो बड़ा अहम है, और उसमें अहमियत के हवाले से कि आप हर जगह पे हर स्टेज पे ये है। एक PLJ 2015 लाहौर 35 और PLD 203 और PLD 2015 SC 327 और इस पे 2008 SCMR 1707। ये सुप्रीम कोर्ट के जो व्यू हैं ये इस पे क्लियर हैं कि ये इन हालात में इनके होने चाहिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब इस पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये होते कैसे हैं। क्राइम सीन से पहले तो सेमिनल मटेरियल, हेयर, ब्लड, अगर इसके अलावा कोई और चीज़ है तो वो कलेक्ट की जाती है। कलेक्ट करने के बाद ये लेबॉरेटरी में भेजी जाती है। वहाँ जाने के बाद विक्टिम का एक बक्कल स्वैब होता है कि ये सारी चीज़ें तो भेज दी गई, तो ये मुमकिन है कि वहाँ पे कहीं पे आइडेंटिफिकेशन गलत हो जाए, ये उसको उसके साथ मैच कैसे करना है। तो वो बक्कल स्वैब मुँह से लेते हैं कि ये मटीरियल और वो मटीरियल उसी का है, विक्टिम का है या इसका है। जितनी हमारे पास रिपोर्टें आती हैं तो उसमें आइटम 1 और आइटम 2 दो अलग अलग लिखे जाते हैं। एक आइटम वो होते हैं जो कि फ्राम द क्राइम सीन कलेक्ट किए जाते हैं और उनको भिजवा दिया जाता है, और दूसरा अफेंडर का जो अफेंडर होता है उसको भिजवाया जाता है। उसके मटेरियल लेने के बाद उन फीमेल और मेल दोनों के बक्कल स्वैब लिए जाते हैं। बक्कल का मतलब है कि जो पुलिस ने भिजवाए हैं आया ये भी उनके साथ मैच करते हैं या नहीं करते। तो इस तरह जो इनकी एक्यूरेसी है वो 100% है, इसमें गलती का चांस ही नहीं है, और ये सच्चाई तलाश करने के लिए सबसे बेहतर एविडेंस है। इस पूरे सिस्टम में इसको इंट्रोड्यूस होना चाहिए। आपको भी इस पे कई बुक्स लिखी जा चुकी हैं डीएनए के प्रोफाइलिंग के लिए, डीएनए के प्रोसीजर के लिए, डीएनए सीन से कलेक्ट करने के लिए। वहाँ पे ये क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, ये बतौर तालिब इल्म आप सबको इन सब पे पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद ये है कि आप इस पे वेल अवेयर हो जाएंगे। तो ये जो रिसेंट केस है, ये ज़ैनब केस, ये भी डीएनए की वजह से पकड़ा गया है। अगर उसका डीएनए ना लिया जाता, डीएनए का ना पता होता, तो वहाँ पे मौके की तो कोई एविडेंस थी ही नहीं, और जब एविडेंस नहीं थी तो कैसे पकड़े जाने थे। ये दुनिया पूरी में अब जेनेटिक ये एक जिसको डीएनए बैंक, डाटा बैंक बन रहा है वर्ल्ड में, जितने कन्विक्ट्स हैं उनके डीएनए लेके इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि कल को कोई अनसीन अक्रेंस हो तो उनके साथ वो देखा जाए। कुछ ममालिक में ये भी शुरू हो गया है कि वो वैसे भी हर एक का डीएनए बैंक बना रहे हैं, लेकिन इसमें एक रुकावट है जो हमारा लॉ और बाकी दुनिया में ये कहता है कि हर एक को जो सस्पेक्ट नहीं है उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जाए, उसकी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, ये सारी चीज़ें हैं। और एक और इसमें है कि हमारा लॉ अगर फीमेल चाहती है कि मैं अपना मेडिकल टेस्ट नहीं करवाती तो उसको फोर्स नहीं किया जाता। हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर भी परमिट नहीं करता, हमारा लॉ भी परमिट नहीं करता, चाहे रेप केसेस हों चाहे दूसरे केसेस हों, तो वहाँ पे उसको फोर्स नहीं किया जाता चूँकि उसकी मॉडेस्टी को वायलेट नहीं किया जा सकता। इन सारी चीज़ों के लिए लेजिस्लेशन फर्दर मेरा ख्याल है कोई हो रही है। अलबत्ता अफेंडर के लिए कोई चांस नहीं है, मुल्ज़िम के लिए, कि वो इनकार कर सके, मेल इनकार नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए यही काफ़ी है